नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन के बारे में। तो ये वीडियो आधारित है यूपी टेट में जो प्रथम भाषा हिंदी के रूप में जो लोग चयन करते हैं हिंदी भाषा का, उसमें ये विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के बाद इससे संबंधित हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ भी अगर सवाल आएंगे तो आप इनको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि हम पूरी वीडियो में इसके में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे, वर्ण या अक्षर क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उष्टाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए हैं ये जानेंगे, वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, अवृत्ताकार स्वर कौन से ये भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद माने गए हैं इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। स्वर संक्षिप्त के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथ हम व्यंजनों के बारे में भी पता करेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, यस स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्त्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर स्वरों के बारे में, जैसे कि सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, अल्प प्राण स्वर कौन से हैं और महाप्राण कौन से कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम शब्द के बारे में देखेंगे कि व्यंजनों की संख्या इस प्रकार है। उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 बताई गई, जिसमें शामिल है अ, आ, इ, उ, ऋ से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये 11 क्या है, हमारे स्वर हैं। तो साथ ही साथ व्यंजनों के बारे में पता कर देते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या है 33। और ये कौन से हैं व्यंजन, तो ये भी देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, अंगा, ये अड़ा हैं, ये अंगा हैं। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह। ठीक है, तो ये हैं हमारे व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। साथ ही साथ व्यंजनों के अलावा संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन देखिए 4 हैं। कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कुछ वर्णों के या अक्षरों के मेल से बने होते हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। फिर अनुस्वार या चंद्रबिंदु, इन्हें अनुस्वार अंग और अंग है, 2 होते हैं, अंग है। तो ये कुल मिला के 2 नहीं है, इनको लिखने के स्टाइल 2 हैं, लेकिन ये एक ही होता है। ठीक है, इन्हें अनुस्वार या चंद्रबिंदु कहा जाता है। ये कितने, एक माना गया है। और विसर्ग जो होते हैं वो अंग है, जो बड़ी है वो बड़ी अंग खाली जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है, वो भी एक संख्या में है। इसी के साथ साथ द्विगुण व्यंजन की बात भी की गई। तो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, आपको देखने को मिलता होगा सड़क जब लिखते हैं तो आप, ये सड़क जो होती है इसके नीचे ये कभी भी वोकैबुलरी में, मतलब हमारी इसमें वर्णमाला में शामिल नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे करके ढा से ढक्कन जो होता है उसके जैसे हम पढ़ना लिखते हैं, जब तो पढ़ना में हम लोग लिखते हैं ना, इस तरीके से बना देते हैं। तो पढ़ना में भी क्या होता है, जब हम ये बनाते हैं तो ये ढा से अड़ा पढ़ना, तो इसके आगे ये भी क्या होता है, इसको हम लोग मानते हैं द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसको। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वो 52 होती है। तो 52 वर्ड हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है, भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। ठीक है, अब हिंदी भाषा के बारे में पता कर लेते हैं। तो हिंदी मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है और जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी आदि का योगदान रहा है। अब बात करते हैं वर्ण क्या है, वर्ण या अक्षर एक ही बात है, तो इनके बारे में पता करते हैं। तो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए किया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सवाल बनता है कि वर्ण क्या है, तो वर्ण
भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में देख लेते हैं। क्या? किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं स्वर के बारे में। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वह स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार से हैं, जो मैं आपको पहले बता, आ ए ओ ऊ, ऋ से ऋषि, ए ऐ ओ औ। और अनुस्वार कौन से होता है? एक होता है, अंग है, और विसर्ग होता है बड़ी अंग खाली, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अंग है बोलते हैं विसर्ग को, अनुस्वार होता है अंग, अंग की बिंदी जो आती है आधा ना, तो वो हो गया। अब बात करते हैं अग्र स्वर की। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि जीवा का, यानी जीभ के, आपके जीभ का आगे का भाग उसमें प्रयोग में आता हो तो उनको अग्र स्वर कहते हैं। अग्र क्यों? क्योंकि अगला भाग उपयोग में आ रहा है। जैसे कि ई, ए, ऐ, अ, ई। तो इसमें देखिए, आप जीभ उठाएंगे तो आपको इन शब्दों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही करके पश्च स्वर कौन से होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ऊ, ओ, औ, आ। तो आपको इसमें देख रहे हैं, जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको जिह्वा का पीछे भाग का प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात करते हैं संवृत स्वर कौन से कहलाते हैं। तो संवृत का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ई, ऊ। तो यहाँ पे देखिए मुख कम खुलना पड़ रहा है। ऐसे ही अब बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठा माने ओंठों की आकृति के आधार पर, ओष्ठ माने ओंठ, है ना। तो वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे कि ओ औ। तो अभी आप देख रहे हैं इनका उच्चारण अगर आप मुंह से आप बोलेंगे, मेरे साथ साथ आप बोलने की कोशिश कीजिए, ओ औ। तो आपको क्या है, सामने जो ओंठ है वो कैसे हो रहे हैं? गोल गोल बन रहे हैं। ठीक है, गोल शेप में आ रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? वृत्ताकार स्वर कहा गया है, क्योंकि गोल वृत्त को बोलते हैं, उसका पर्यायवाची होता है। तो अब वृत्ताकार मतलब जो गोल नहीं होता। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल ना होकर अन्य आकृति में खुले उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने माने गए? तो यहाँ पे 2 भेद माने गए। एक ह्रस्व स्वर, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ देखा। ह्रस्व माने होता है लघु या छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम से कम एक समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, छोटी की मात्रा मतलब छोटा बोलने के लिए हम छोटा, जैसे कम कम मात्रा का उच्चारण करना पड़ता हो, जैसे कि अ, ए, ओ, रे। तो मतलब बहुत ही कम हम लोगों को करना पड़ता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? अब देखिए, इसका एक और होता है अपोजिट, दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप इनको बोलेंगे तो ये थोड़ा लंबा सा जा रहा है। तो दीर्घ स्वर यानी जिनके बोलने में ज़्यादा समय लगे तो दीर्घ स्वर हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हैं या ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। अब लुप्त स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक का समय लगे उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं है। अब जैसे लुप्त स्वर कौन से? ओम, ओम। तो एक से ज़्यादा मात्रा का उपयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें लुप्त स्वर कहा जाता है और अभी इनका चलन बिल्कुल भी नहीं है। अब स्वरों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वृत्ताकार स्वर कौन से हैं? आ, ओ, ऊ, ओ, औ। ये वृत्ताकार स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कौन से? अ, ए, ओ, रे। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वर कौन से हैं? अ, ए, ओ, रे। आगत स्वर कौन से हैं? अ। अग्र स्वर कौन से हैं? ए, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर कौन सा है? अ। पश्च स्वर कौन सा है? आ, उ, ओ, औ। ठीक है। समृत स्वर कौन से हैं? ई और ऊ। अर्ध स्वर कौन से कहलाते हैं? ए और ओ। विव्रत स्वर कौन से कहलाते हैं? आ, ऐ, औ। अर्ध विव्रत कौन से हैं? ए, अ, ओ, औ। प्लुत्व स्वर कौन से हैं? प्लुत्व
ये स्वर है ओम। देखिए ओम लुप्त और प्लुत्व दोनों के अंतर्गत आता है, तो ये सवाल आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लुत्व स्वर कौन सा कहलाता है, तो ओम होता है प्लुत्व स्वर। ठीक है, अब देखिए प्लुप्त। अब व्यंजन, व्यंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिनमें स्वरों का उपयोग करते हो, जिनको बोलने से पहले उनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन विवरण हैं जिनका उच्चारण स्वयं स्वयं की सहायता से किया जाता है, स्वयं नहीं स्वर की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त होता है। जैसे कि ख में अगर ख हलंत लगा हुआ है देखिए नीचे, और इसमें अ जोड़ देते हैं छोटे आ को, तो हम फिर उसको ख पढ़ने लगते हैं। लेकिन ख अगर हम लोग नहीं जोड़ेंगे, स्वर को नहीं जोड़ेंगे, तो ये कैसा कहलाता है, इसे व्यंजन को हलंत युक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। और व्यंजन के भेदों के बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अब पता करते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो स्पर्श माने आपको समझ में आ रहा है, स्पर्श करते हो। जैसे कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण कंठ, कंठ माने क्या होता है, अंदर गला। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन गले से कौन से, ये गले या कंठ से कौन से कंठ दें, नीलकंठ जैसे शिव शंकर का कंठ है, तो नीलकंठ यानी गले से कंठ। तो कौन से स्पर्श व्यंजन है जो कंठ से बोले जाते हैं, तो देखिए गले से कौन से बोलेंगे, क ख ग घ अड़। तो आपको पता है अंदर से बोले जा रहे हैं, कंठ से या गले से। तालु से यानी तालु का उपयोग करके, तलवा जो आपको पता है जीभ जब जहाँ से हमारी टकराती है तो उसको हम लोग तालु बोलते हैं। तो तालव्य से कौन से च छ ज झ ङ। आप देख रहे हैं जीभ टकरा रही है ऊपर, तलवे से हम लोग बोलते हैं, तभी इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा कल्पना करके देखिए कि कंठ वाले व्यंजनों को आप अगर तालु से बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे, क क क नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आप प्रयास कीजिएगा, अगर बोल पाएँ तो हमें मुझे बताइए। अब मूर्धा यानी भाग या मूर्धन्य से कौन से व्यंजन बोले जाए, ट ट भाग यानी जीभ के सबसे आखिरी सिरे से। जीभ जैसे हम लोग जब बाहर जीभ निकालते हैं तो जो नुकीली होती है, जिससे हम लोग अपनी जीभ को छूने की, अपनी नाक को टच करने के प्रयास करते हैं, तो सिर्फ उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई शब्द का उच्चारण करेंगे उसको हम लोग मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। जैसे ट ठ ड ड ड़। ठीक है, दांत से कौन से बोलते हैं, अब देखिए दांत से कौन से, त थ द ध न, त थ द ध न। होंठों से कौन से बोलेंगे, प फ ब भ म। देखिए इसमें होंठों का ही उपयोग आ रहा है। तो ये देखिए, यह है हमारे भारत की वर्णमाला की विशेषता और हमारे यहाँ जो व्याकरण है उसकी विशेषता है। आगे पढ़ते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो कंठ से बोलने वाले क ख ग घ अड़ ह, और तालव्य से, तलवे से बोलने वाले जो शब्द हैं तालव्य से, वो कौन से, च छ ज झ ङ श। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, जिन्हें आगे भाग से बोलते हैं ट ठ ड ढ ड़ श। दंत्य व्यंजन कौन से, त थ द ध न श। ओष्ठ व्यंजन कौन से, प फ व भ म। दंतोष्ठ, दांत और ओंठ दोनों की सहायता से जिन व्यंजनों को बोला जाता है वो है य र ल व। नोट इसमें क्या, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से को, जो कंठ यानी गले से बोलने वाले वो, तालव्य तलवे से, तालव से बोलते हैं वो, और मूर्धन्य में जीभ के आगे किससे से बोलते हैं वो, दंत्य जो दांतों से बोलने वाले जो व्यंजन है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ड़ अंग ड़ न म को पंचमाक्षर या पंचम वर्ण या अनुनासिक कहते हैं। पंचम क्यों, क्योंकि ये वर्णमाला की देखिए जब हम अ ए लिखते हैं तो उसके लास्ट में 5वें पार्ट में पढ़ते हैं। 4 तो व्यंजन नॉर्मल होते हैं, क ख ग घ ङ, तो ये सबसे अंत में आने के कारण इनको पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं, या इनका नाम अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ह्रस्व वर्ण की। तो जिन वर्णों को उच्चारण में कम समय लगता है या तथा यह मात्रिक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये ह्रस्व वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अ ए ओ रे ये एक मात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं, उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दुगना समय लगे उन्हें गुरु भी कहते हैं। गुरु मतलब इनमें ज़्यादा समय का उपयोग करते हैं। ये सेम वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ह्रस्व दीर्घ। तो इसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो इसे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोग इसको दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। ठीक है,
अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ मतलब अंदर से आने वाली आवाजें, जैसे कि य, र, ल, व अंतस्थ यानी अल्प प्राण है। और अर्ध स्वर कौन से होते हैं? य और व अंत अर्ध स्वर होते हैं। तो आपको ये सवाल जरूर पूछेगा कि इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो आप य, र, ल, व की संज्ञा दी होगी। अर्ध स्वर की बात करें तो य और व ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया है। यानी व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य होने के कारण इनका मतलब दोनों के मिडिल में पाए जाते हैं, इसलिए मतलब मिडिल में नहीं पाए जाते हैं। स्वरों के और व्यंजनों के उपयोग के सहारे से यानी मध्य से इनका लोग ये मध्य अवस्था है, इसलिए इनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म मतलब जिनको बोलने से गर्मी या ऊष्मा पैदा हो, संघर्ष हो। जिनमें किन में संघर्ष होगा? तो देखिए इनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म प्राणवायु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से यानी ऊष्मा या गर्मी निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, 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 ह, फ, ज महाप्राण, ये महाप्राण व्यंजन भी कहलाते हैं। इस पर संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि च, छ, ज, झ, अंगा। तो आप बस इतना याद रखिए स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, है ना। संघर्षी व्यंजन कौन से, तो आप इनकी जानकारी रखिए। जैसे कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, अंगा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? दो व्यंजनों को संयुक्त मिलाकर करके मतलब मिलाकर जो नए व्यंजन का निर्माण होता है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छ होता है, छ में क और श दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसे त्र में त और र होता है, ज्ञ में ज और अंगा होता है, ठीक है, ज और अंगा। स्र से श्रम में क्या होता है? स से सलजम है और रस से रत है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्वर। अब बात करते हैं स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन। गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से कांप कर जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रिकाओं में होने वाला कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए। कौन से? सघोष और अघोष। तो सघोष कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ग, घ, ड़, ज, झ, ङ, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म। अघोष कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ, प, फ, स, श, स। समझ में आया? ओम का उच्चारण करते हैं तो हम लोग पीछे ध्वनि अंदर तक जाते हैं। देखिए आप उच्चारण करके देखना। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओ, अंदर तक आवाज़ जा रही है, तो इसी प्रकार से जब अंदर तक आवाज़ जैसे ग, घ, ड़, ज, झ है। अब क को बोलने क तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसे क, ख, च, छ, इसीलिए अघोष है, वो सघोष है। प्रयत्न, ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। और श्वास क्या होता है? वायु की मात्रा। इस मात्रा के आधार पर श्वास को दो वर्गों में बांटा गया। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस पर सवाल जरूर पूछता है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से कहलाते हैं। तो सुनिए, अल्प प्राण मतलब छोटा और महाप्राण जिनमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़े। जैसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अंगा। इनमें वायु की मात्रा देखो अंदर से शरीर से कम निकालनी पड़ रही है, हमारे मुंह से कम वायु आ रही है। लेकिन महाप्राण कौन से होंगे? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वास्थ्य या वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, स, श, ह, न, म। ठीक है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आते हैं उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ढ। शब्द, अब शब्द कौन से होते हैं? देखिए शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के, देखिए हमने सबसे पहले अगर कोई पूछे भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी होती है तो आप इसे वर्ण या अक्षर कहेंगे, सबसे न्यूनतम इकाई होती है। ठीक है। अब वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, है ना,
तो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो सवाल जरूर पूछते हैं कि शब्द संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द। तो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कौन से? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि रात हो गया, अब रा को और ता को अलग कर देंगे तो कोई उनका अर्थ नहीं निकलेगा। घर हो गया, तो घाघड़ी और रारत को अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द कौन से? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द होता है उसे यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक, देखो आलय तो रूढ़ शब्द हो गया, पुस्तक क्या हो गया? एक, जिसमें देखिए जिसमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त, पुस्तक खुद में एक रूढ़ शब्द हो गई। देखिए पुस्तक का अगर टुकड़ा करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द और होता है। तो जैसे कि अब ये हो गया आलय, आलय भी रूढ़ शब्द है, तो इसके मतलब इसके कारण से इसको यौगिक शब्द कहते हैं, जिसमें दो एक रूढ़ शब्द से अधिक रूढ़ शब्द हों। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रूढ़ का अर्थ में किया जाता है वह शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, तो पंक प्लस ज इज इक्वल टू कमल हैं, तो अलग होते हैं, तो इनको इसलिए पंकज। व्यंजनों की संख्या इस प्रकार से कितने? आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या य र ल व है, और अर्ध स्वर हैं य और व। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? र। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? स श श ह। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड़ और ढ। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? ल। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? न, अंग, ण, न, म, जिसमें नाक का उपयोग करना पड़ता है। स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन से? ह। अयोग वाह होते हैं अंग। अल्प प्राण व्यंजन कौन से? प्रत्येक वर्ग में प्रथम, मतलब जो वर्ग कौन सा? क ख ग घ ङ वाले जो यही वर्ग कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा अंतस्थ वर्ण ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण कौन से? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? कंठ्व अ आ, है ना, कंठ्व स्वर कौन से? अ आ। तालव्य, तालव्य ए, मूर्धन्य रे, ओष्ठ ओ, कंठ तालव्य ए ऐ, और कंठोस्थ ओ औ। भाषा की सबसे, अब इसमें जो क्वेश्चन हैं उन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं। और देखिए आप इसको 1 या 2 बार देख लीजिए। कम समय होने के कारण मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी इस वीडियो को बनाऊंगा तो मैं आपको और एक्सप्लेन करके और अच्छे ढंग से बताऊंगा और अच्छे से शुरुआत करूंगा। लेकिन अभी समय सीमित होने के कारण मुझे ये वीडियो थोड़ा इसमें अंदर जो मेरे को जो काम जितना कर सकता हूँ उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट टाइम पे आपको इस वीडियो की बेहतरीन फिर से बेहतरीन उसकी प्रति उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस पे बेस्ड अब सवालों की बात करते हैं। यही सवाल आपके देखिए यूपी टेट में आते हैं, तो अभी जो ये काम है वो सिर्फ यूपी टेट को नज़र में रखते ही ये बना रहा हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। विव्रत क्या है? विव्रत अवस्था में स्वरों के उच्चारणों में मुख द्वार पूरा खुलता है। जब हम आ स्वर का उच्चारण करते हैं तो वह विव्रत में आता है। अर्धविव्रत से क्या अभिप्राय है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, आ है, तो इस अवस्था को अर्धविव्रत कहते हैं। अग्र स्वर क्या होता है? इसमें जीभ का अग्रभाग द्वारा स्वरों को उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ए, ऐ, स, श, ह। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की हैं। ठीक है। मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है? तो ये 52 वर्ण माने जाते हैं। घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ के द्वारा घ का उच्चारण किया जाता है। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये हमेशा सवाल पूछता है। क और श दोनों के मिलाप से बना है छ वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होती है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को अकारांत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो 33 होती है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? छ तालव्य से बोली जाती है। यर लव किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। विव्रत क्या है? विव्रत अवस्था में स्वर के उच्चारण मुखद्वार पूरा खुलता है। जो हम पहले ऊपर का अर्धविव्रत भी बता चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी इससे मिले। और सुनिए, मुझे इससे मोटिवेशन प्राप्त होगा और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए भी तत्पर रहूँगा। तो आपसे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।